हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट और सचोट न्यूज, जहां मिलती हैं आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले और सबसे विश्वसनीय रूप में। कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। देश भर में चल रहा सर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अब राजनीतिक दलों के लिए बड़ी परेशानी बनता जा रहा है। 11 दिसंबर की डेडलाइन गुजरने के बावजूद 6 राज्यों में इसकी समय सीमा बढ़ानी पड़ी है। सबसे बड़ी चुनौती 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं के सत्यापन में सामने आ रही है, जहां चुनाव आयोग ने बीएलओ को घर जाकर फोटो लेने के निर्देश दिए हैं। पश्चिम बंगाल में खासतौर पर मथुआ समुदाय इस प्रक्रिया का विरोध कर रहा है, क्योंकि कई परिवारों के पास अपने पूर्वजों के नागरिकता प्रमाण मौजूद नहीं है। बंगाल और उत्तर प्रदेश में हजारों लोगों को नागरिकता साबित करने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि सर के तहत 2003 से पहले के रिकॉर्ड मांगे जा रहे हैं। शरणार्थी, प्रवासी और बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए यह प्रक्रिया और भी जटिल हो गई है। ऐसे में सर अब सभी राजनीतिक दलों के लिए एक बड़ा राजनीतिक जोखिम बनकर उभर रहा है। पिछले 14 साल में भारतीय नागरिकता छोड़ने वालों की संख्या लगातार बढ़ी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2011 से 2024 के बीच 20 लाख से ज्यादा भारतीयों ने देश की नागरिकता छोड़ी। खास बात यह है कि पिछले 5 साल में ही करीब 9 लाख लोग भारतीय नागरिकता त्याग चुके हैं। संसद में विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने बताया कि विदेश में बेहतर जीवन, अच्छी नौकरी और शिक्षा के अवसर इसकी प्रमुख वजह हैं। आंकड़ों के अनुसार 2022 में रिकॉर्ड 2.25 लाख लोगों ने नागरिकता छोड़ी, जबकि 2023 में यह संख्या 2.16 लाख रही। 2021 के बाद से इस ट्रेंड में तेज उछाल देखा गया है। वहीं विदेश में रहने वाले भारतीयों से जुड़ी शिकायतों में भी बढ़ोतरी हुई है, जिनमें सबसे ज्यादा मामले सऊदी अरब, यूएई और अमेरिका से सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश बीजेपी को जल्द नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने जा रहा है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लखनऊ में प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। उनके नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहे। अब तक अध्यक्ष पद के लिए सिर्फ एक ही नामांकन हुआ है, जिससे माना जा रहा है कि पंकज चौधरी का निर्विरोध अध्यक्ष बनना तय है। औपचारिक ऐलान रविवार 14 दिसंबर को किया जाएगा। पंकज चौधरी के लखनऊ पहुंचते ही उनका जोरदार स्वागत हुआ। बीजेपी नेतृत्व ओबीसी समीकरण साधने के लिए इस फैसले को अहम मान रहा है, क्योंकि 2024 चुनाव में ओबीसी वोटों में गिरावट दर्ज की गई थी। गोरखपुर क्षेत्र से आने वाले पंकज चौधरी को केंद्रीय नेतृत्व का भरोसेमंद चेहरा माना जा रहा है और उनके अध्यक्ष बनने को संगठनात्मक संतुलन की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। देश भर में चल रहा सर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अब राजनीतिक दलों के लिए बड़ी परेशानी बनता जा रहा है। 11 दिसंबर की डेडलाइन गुजरने के बावजूद 6 राज्यों में इसकी समय सीमा बढ़ानी पड़ी है। सबसे बड़ी चुनौती 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं के सत्यापन में सामने आ रही है, जहां चुनाव आयोग ने बीएलओ को घर जाकर फोटो लेने के निर्देश दिए हैं। पश्चिम बंगाल में खासतौर पर मथुआ समुदाय इस प्रक्रिया का विरोध कर रहा है, क्योंकि कई परिवारों के पास अपने पूर्वजों के नागरिकता प्रमाण मौजूद नहीं है। बंगाल और उत्तर प्रदेश में हजारों लोगों को नागरिकता साबित करने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि सर के तहत 2003 से पहले के रिकॉर्ड मांगे जा रहे हैं। शरणार्थी, प्रवासी और बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए यह प्रक्रिया और भी जटिल हो गई है। ऐसे में सर अब सभी राजनीतिक दलों के लिए पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर सियासी बहस और तेज हो गई है। चुनाव आयोग के ताजा डेटा के मुताबिक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में 44,787 वोटरों के नाम हटाए गए हैं, जो विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के नंदीग्राम से लगभग 4 गुना ज्यादा है। नंदीग्राम में 10,599 वोटरों के नाम डिलीट किए गए। यह आंकड़े फॉर्म जमा करने की डेडलाइन खत्म होने के ठीक बाद जारी किए गए हैं, जिससे राजनीतिक सवाल खड़े हो रहे हैं। आयोग के अनुसार नाम हटाने के कारणों में मौत, पता बदलना और डुप्लीकेट एंट्री शामिल है। वहीं सबसे ज्यादा वोटर डिलीट का मामला कोलकाता के चौरंगी क्षेत्र में सामने आया, जहां 74,000 से ज्यादा नाम हटे।
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से पहले सामने आए। ये आंकड़े बंगाल की राजनीति में नया मोड़ ला सकते हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में चल रहे एसआईआर को लेकर बीजेपी और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जिन जिन सीटों पर बीजेपी चुनाव हारी है वहां चुनकर वोट काटे जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि अगर यूपी में 3 करोड़ से ज्यादा वोट कट जाए तो इसके नतीजे क्या होंगे। उन्होंने दावा किया कि बिहार में इस प्रयोग को सफल मानते हुए अब इसे अन्य राज्यों में लागू किया जा रहा है, जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। सपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग, प्रशासन और बीजेपी मिलकर विपक्ष के वोटरों को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर ऐसा है तो पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजों पर भी सवाल उठते हैं। इस बीच चुनाव आयोग ने यूपी समेत कई राज्यों में एसआईआर की समय सीमा बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 से 17 दिसंबर तक जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान के दौरे पर रहेंगे, जहां फोकस विश्वास, विकास और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर होगा। विदेश मंत्रालय के मुताबिक 15 दिसंबर को पीएम मोदी जॉर्डन पहुंचेंगे, जहां वे किंग अब्दुल्ला आई के साथ बिजनेस लीडर्स को संबोधित करेंगे और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल पेट्रा का दौरा करेंगे। यह 37 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की जॉर्डन की पूर्ण द्विपक्षीय यात्रा है और दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे हो रहे हैं। इसके बाद 16-17 दिसंबर को प्रधानमंत्री इथियोपिया जाएंगे, जहां वे संसद को संबोधित करेंगे और व्यापार, फार्मा, इंफ्रास्ट्रक्चर व निवेश सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में ओमान में राजनीतिक, रणनीतिक और रक्षा सहयोग को नई गति देने के साथ भारतीय पेशेवरों के रोजगार और औद्योगिक साझेदारी पर जोर रहेगा। केरल निकाय चुनाव की मतगणना के बीच शशि थरूर के गढ़ तिरुवनंतपुरम में भाजपा ने बड़ा सियासी संदेश दिया है। नगर निगम के 101 वार्डों में रुझानों के अनुसार भाजपा समर्थित एनडीए 50 सीटों पर आगे है, जबकि एलडीएफ 20 और कांग्रेस नेतृत्व वाला यूडीएफ 29 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। यह नतीजा कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। 2 चरणों में हुए चुनावों में पहले चरण में 70.9% मतदान हुआ। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा नेता दिलीप घोष ने नई बाबरी मस्जिद की मांग को लेकर बड़ा आरोप लगाते हुए इसे बंगाल को बांग्लादेश बनाने की साजिश बताया और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर राजनीतिक संरक्षण देने का आरोप लगाया। उन्होंने बाबर के नाम पर मस्जिद रखने पर भी सवाल उठाए। उधर टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने 22 दिसंबर को नई पार्टी बनाने और मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के निर्माण की घोषणा की, जिस पर भाजपा ने धार्मिक ध्रुवीकरण का आरोप लगाया। संसद पर 2001 में हुए आतंकी हमले की 24वीं बरसी पर देश ने वीर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राहुल गांधी, सोनिया गांधी सहित कई नेताओं ने संसद परिसर में शहीद सुरक्षा कर्मियों को नमन किया। पीएम मोदी ने कहा कि शहीदों का साहस और कर्तव्य निष्ठा अद्वितीय थी। राष्ट्रपति ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। वही नेताओं और शहीदों के परिवारों ने उनके बलिदान पर गर्व जताया। बिहार सरकार ने कैबिनेट में 3 नए विभागों का बंटवारा कर दिया है, जिससे प्रशासनिक कामकाज और विकास को गति मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नया सिविल एविएशन विभाग खुद के पास रखा है, जिससे अब उनके पास सामान्य प्रशासन, मंत्रिपरिषद, सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन और सिविल एविएशन कुल 5 विभाग रहेंगे। इसके अलावा शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को उच्च शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी भी दी गई है, जो पहले उनके शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभाग के साथ जुड़ा था। वहीं भाजपा कोटे के संजय सिंह टाइगर को युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग सौंपा गया है, जो अब उनके श्रम संसाधन विभाग के अलावा अतिरिक्त जिम्मेदारी है। इन विभागों के गठन से रोजगार, कौशल विकास तथा शिक्षा नीति में सुधार और तालमेल की उम्मीद बढ़ी है। सरकार का मानना है कि इससे युवाओं को रोजगार के अवसर और कौशल प्रशिक्षण को मजबूत आधार मिलेगा। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर काबू पाने के लिए सरकार ने वॉल टू वॉल सड़कों के निर्माण को तेज कर दिया है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राजधानी में धूल प्रदूषण सबसे बड़ी चुनौती है और इसे स्थायी रूप से खत्म करने के लिए फुटपाथ, सेंट्रल वर्ज और पूरी सड़क के समग्र निर्माण पर जोर दिया जा रहा है। शालीमार बाग के दौरे के दौरान सीएम ने विधायकों को निर्देश दिए कि वे अपने क्षेत्रों में सड़क निर्माण या मरम्मत के दौरान वॉल टू वॉल मॉडल को अनिवार्य रूप से अपनाएं। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों के पास प्रदूषण रोकने का ठोस प्लान नहीं था। मुख्यमंत्री ने शालीमार बाग में सड़कों, नालियों, सीवरेज, हाई मास्ट लाइट और पार्क रीडेवलपमेंट से जुड़े कई विकास प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन भी किया और जनता से प्रदूषण नियंत्रण में सहयोग की अपील की। कर्नाटक की राजनीति में एक बार फिर नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें तेज हो गई है। कांग्रेस विधायक एच.ए. इकबाल हुसैन ने दावा किया है कि उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार 6 जनवरी को राज्य के नए मुख्यमंत्री बनेंगे और सिद्धारमैया को पद छोड़ना होगा। रामनगर से विधायक हुसैन ने कहा कि 99% संभावना है कि शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिलेगा। हालांकि तारीख को उन्होंने अनुमान बताया। इस बीच बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री वी सोमन्ना ने गृह मंत्री जी परमेश्वर को मुख्यमंत्री बनाने का समर्थन करते हुए कहा कि सत्ता किस्मत और आचरण पर निर्भर करती है। उधर कांग्रेस विधायक ने दोहराया कि अंतिम फैसला पार्टी हाईकमान ही करेगा और कांग्रेस अनुशासन का पालन करेगी। हाल ही में सिद्धारमैया और शिवकुमार की मुलाकात को फिलहाल यथास्थिति का संकेत माना जा रहा है। केरल निकाय चुनाव में तिरुवनंतपुरम में बीजेपी की बढ़त के बीच कांग्रेस सांसद जयराम रमेश के बयान ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। बिना नाम लिए उन्होंने वरिष्ठ सांसद शशि थरूर पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस एकमात्र ऐसी लोकतांत्रिक पार्टी है जो अपने बेले भी नेताओं की आलोचना भी सहन करती है। उन्होंने इशारा किया कि पार्टी और नेतृत्व की लगातार आलोचना के बावजूद कांग्रेस संयम बरतती है। इसे थरूर की बढ़ती दूरी और हालिया बयानों से जोड़कर देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी का नाम लगभग तय माना जा रहा है। उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया है और औपचारिक घोषणा जल्द हो सकती है। माना जा रहा है कि इस फैसले से पार्टी ओबीसी, खासकर कुर्मी वोट बैंक को मजबूत करना चाहती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मजबूत कद के बीच पंकज चौधरी को संगठन की कमान देना संतुलन साधने की रणनीति के तौर पर देखा जा। फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी के गोट टूर 2025 के तहत कोलकाता दौरे के दौरान मची अफरा तफरी को लेकर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने पश्चिम बंगाल सरकार पर तीखा हमला बोला है। शर्मा ने राज्य की कानून व्यवस्था को पूरी तरह चरमराया हुआ बताते हुए वाईपी कल्चर को इस अव्यवस्था की बड़ी वजह बताया। उन्होंने कहा कि जवाबदेही ऊपर से तय होनी चाहिए और इस मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो गृह मंत्री भी हैं, और कोलकाता पुलिस कमिश्नर पर कार्रवाई होनी चाहिए। शर्मा ने दूसरे राज्यों के बड़े आयोजनों का हवाला देते हुए कहा कि वहां भीड़ प्रबंधन सफल रहा, लेकिन बंगाल में हालात बेकाबू हो गए। उन्होंने कहा कि मेसी जैसे वैश्विक आइकन के कार्यक्रम में हुई अव्यवस्था राज्य सरकार के लिए आत्ममंथन का विषय है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंचने के बाद ग्राफ 4 लागू कर दिया गया है। रविवार सुबह AQI 490 के करीब दर्ज किया गया, जिससे हालात बहुत गंभीर श्रेणी में पहुंच गए। इसके तहत कंस्ट्रक्शन, तोड़फोड़, माइनिंग और स्टोन क्रशर पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। BSII पेट्रोल और BSII डीजल 4 पहिया वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया गया है, जबकि जरूरी सेवाओं को छूट दी गई है। ट्रकों की एंट्री भी सीमित कर दी गई है। स्कूलों में कक्षा 5 तक पढ़ाई हाइब्रिड मोड में चलेगी और जरूरत पड़ने पर आगे की कक्षाएं भी बंद हो सकती है। सरकारी और निजी दफ्तर 50% क्षमता पर काम करेंगे, बाकी स्टाफ वर्क फ्रॉम होम करेगा। सरकार का कहना है कि यह सख्त कदम लोगों की सेहत बचाने के लिए जरूरी है। वोट चोरी के आरोपों के खिलाफ आज कांग्रेस दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ी महारैली कर रही है। वोट चोर गद्दी छोड़ नारे के साथ हो रही इस रैली में राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी वाड्रा मुख्य रूप से संबोधित करेंगे। कांग्रेस का आरोप है कि चुनाव आयोग और भाजपा मिलकर चुनावी प्रक्रिया में हेरफेर कर रहे हैं, जिससे लोकतंत्र को खतरा पैदा हो गया है।
यह रैली ऐसे समय हो रही है जब कई राज्यों में वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर चल रहा है। पार्टी का कहना है कि इसी प्रक्रिया के जरिए मतदाताओं के नाम हटाए और जोड़े जा रहे हैं। कांग्रेस इसे लोकतंत्र बचाने की लड़ाई बता रही है और इस मुद्दे को देशव्यापी आंदोलन बनाने की तैयारी में है। पार्टी नेतृत्व को उम्मीद है कि यह अभियान जनता के बीच मजबूत संदेश देगा। फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी के गोट टूर 2025 के तहत कोलकाता दौरे के दौरान मची अफरा तफरी को लेकर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने पश्चिम बंगाल सरकार पर तीखा हमला बोला है। शर्मा ने राज्य की कानून व्यवस्था को पूरी तरह चरमराया हुआ बताते हुए वाईपी कल्चर को इस अव्यवस्था की बड़ी वजह बताया। उन्होंने कहा कि जवाबदेही ऊपर से तय होनी चाहिए और इस मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो गृह मंत्री भी है, और कोलकाता पुलिस कमिश्नर पर कार्रवाई होनी चाहिए। शर्मा ने दूसरे राज्यों के बड़े आयोजनों का हवाला देते हुए कहा कि वहां भीड़ प्रबंधन सफल रहा, लेकिन बंगाल में हालात बेकाबू हो गए। उन्होंने कहा कि मेसी जैसे वैश्विक आइकन के कार्यक्रम में हुई अव्यवस्था। उत्तर प्रदेश बीजेपी के संभावित प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने नामांकन दाखिल करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर सराहना की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पद तक कोई यूं ही नहीं पहुंचता, पीएम मोदी का विजन और सोच सबसे अलग है। पंकज चौधरी ने बताया कि पीएम मोदी से समय समय पर मुलाकात और मार्गदर्शन मिलता रहता है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी को लेकर कोई विशेष चर्चा नहीं हुई। उन्होंने पार्टी नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि संगठन ने उन पर जो भरोसा जताया है वह उसे पूरी निष्ठा से निभाएंगे। प्रधानमंत्री के उनके घर आने को लेकर उन्होंने कहा कि यही व्यवहार और सादगी पीएम मोदी को खास बनाती है। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर पंकज चौधरी ने भरोसा जताया कि भाजपा फिर से उत्तर प्रदेश में बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। गोवा जिला पंचायत चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने चिंबल की जनसभा में बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर जोरदार हमला बोला। केजरीवाल ने दावा किया कि पूरे गोवा में बदलाव की लहर दिख रही है और आपकी सभाओं में रिकॉर्ड भीड़ उमड़ रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को वोट देने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि जीतने के बाद उसके नेता बीजेपी में चले जाते हैं। प्रमोद सावंत सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने खराब सड़कों, भ्रष्टाचार और अरपोरा नाइट क्लब अग्निकांड का जिक्र किया। केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी ईमानदार राजनीति करती है और उसके विधायक न पहले अमीर थे न आज है। उन्होंने जनता से 20 दिसंबर को आपको वोट देकर गोवा में ईमानदार और विकासशील राजनीति चुनने की अपील की। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर भोपाल में कई अहम विकास कार्यों की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री ने सम्राट विक्रमादित्य स्वागत द्वार और पीएम ई बस सेवा योजना के तहत अत्याधुनिक ई बस डिपो का भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा कि ई बस सेवा से शहरों को स्वच्छ, सुलभ और प्रदूषण मुक्त परिवहन मिलेगा। सीएम यादव ने बताया कि भोपाल में विरासत और विकास को साथ लेकर 9 भव्य स्वागत द्वार बनाए जा रहे हैं, जिनमें राजा भोज सम्राट विक्रमादित्य, श्रीराम और श्री कृष्ण से जुड़े द्वार शामिल है। कार्यक्रम में लाडली बहनों और हितग्राहियों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। उन्होंने बहनों के सशक्तिकरण, जल संरक्षण, शिक्षा, किसान कल्याण और धार्मिक पर्यटन को सरकार की प्राथमिकता बताया और कहा कि मध्य प्रदेश को विकास का मॉडल राज्य बनाया जाएगा। केरल के स्थानीय निकाय चुनावों में तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस की हार और बीजेपी की ऐतिहासिक जीत पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ की राज्य भर में जीत की सराहना करते हुए तिरुवनंतपुरम में बीजेपी के मजबूत प्रदर्शन को भी बधाई दी और इसे लोकतंत्र की खूबसूरती बताया। शशि थरूर ने कहा कि जनता के फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए, चाहे वह यूडीएफ के पक्ष में हो या उनके निर्वाचन क्षेत्र में बीजेपी के समर्थन में। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि जनादेश स्पष्ट है और केरल की लोकतांत्रिक भावना इसमें झलकती है। थरूर ने कहा कि सत्ता विरोधी लहर और मजबूत संदेश का असर नतीजों में दिखा है। तिरुवनंतपुरम नगर निगम में बीजेपी की जीत से 45 सालों का वामपंथी शासन समाप्त हो गया है। गोवा जिला पंचायत चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने
चिंबल की जनसभा में बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर जोरदार हमला बोला। केजरीवाल ने दावा किया कि पूरे गोवा में बदलाव की लहर दिख रही है और आपकी सभाओं में रिकॉर्ड भीड़ उमड़ रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को वोट देने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि जीतने के बाद उसके नेता बीजेपी में चले जाते हैं। प्रमोद सावंत सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने खराब सड़कों, भ्रष्टाचार और अरपोरा नाइट क्लब अग्निकांड का जिक्र किया। केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी ईमानदार राजनीति करती है और उसके विधायक न पहले अमीर थे न आज है। उन्होंने जनता से 20 दिसंबर को आपको वोट देकर गोवा में ईमानदार और विकासशील। गोवा जिला पंचायत चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने चिंबल की जनसभा में बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर जोरदार हमला बोला। केजरीवाल ने दावा किया कि पूरे गोवा में बदलाव की लहर दिख रही है और आपकी सभाओं में रिकॉर्ड भीड़ उमड़ रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को वोट देने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि जीतने के बाद उसके नेता बीजेपी में चले जाते हैं। प्रमोद सावंत सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने खराब सड़कों, भ्रष्टाचार और अरपोरा नाइट क्लब अग्निकांड का जिक्र किया। केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी ईमानदार राजनीति करती है और उसके विधायक न पहले अमीर थे न आज है। उन्होंने जनता से 20 दिसंबर को आपको वोट देकर गोवा में ईमानदार और विकासशील राजनीति चुनने की अपील की। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार के 2 वर्ष पूरे